नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिना टाइम्स। दोस्तों, कहते हैं कि बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होता है और अगर औलाद पानी ना दे, खाना ना दे तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। परंतु जब बुढ़ापा राजनीति में आता है तो कई लोगों का बुढ़ापा अच्छा गुजर जाता है और कई लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट भी दिलवा दिया जाता है। उसका उदाहरण है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरिया रिटायरमेंट भी दिलाया गया। परंतु आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, आप सोचेंगे। मैं आज इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब बीजेपी अपने नेताओं को तो रिटायरमेंट दिलवाती थी, अब उसने दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी रिटायरमेंट देने का ठेका ले लिया है। नया मामला है बिहार का। बिहार में नीतीश कुमार की एक दो हरकतें कुछ इस तरह की हुई कि उसने उनके बयानों से कहीं महिलाओं को उन्होंने आहत किया, तो कहीं जन गण मन राष्ट्रीय गान पर वो अधिकारी का हाथ पकड़ते हुए देखे गए। ये बुढ़ापा नहीं है, दरअसल ये मानसिकता है। उनकी मानसिकता पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। जिस तरह इस देश के 36% लोगों की मानसिकता पर कर रखा है, उन्हें चश्मा लगा रखा है, उन्हें केवल सब कुछ अच्छा ही दिखता है, भक्त का चश्मा वाला। कुछ यही हालत आज नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है कि उसके साथ बीजेपी खेल क्या कर रही है। बीजेपी ने शिवसेना के साथ खेल किया, उद्धव ठाकरे वाली का उसका खेल खत्म कर दिया। बीजेपी ने पंजाब में अकाली दल को मार दिया। बीजेपी ने असम में असम गण परिषद को मार दिया। और कितनी पार्टियों के मैं नाम लूं जिनका ये इतिश्री कर चुके हैं। अब अगला निशाना है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को आराम से नहीं निपटाना चाहते ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक बिहार में, तो उसको तरीके से निपटाना चाहते हैं। ये लोग पासा फेंकते हैं। अब नया पासा फेंका है अश्विनी चौबे ने। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश चल रही है, फिर चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। अब जब चुनावी मौसम नजदीक है तो बयानबाजियां भी चरम पर है और इसी बयानबाजियों की फहरिस्त में एक बयान आया बिहार से बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को देश के उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ देश में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को देश के उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिल जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है उनके लिए। मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर हो। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के बयान से सियासत गरमा गई। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार की इच्छा है कि नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बने। साथ ही कहा कि नीतीश और मोदी देश को दिशा दे रहे हैं और एनडीए को जिताना है। इधर अश्विनी चौबे का बयान आया, तुरंत जेडीयू की ओर से भी पलटवार हुआ। जेडीयू के नेता अभिषेक झा ने कहा कि सभी के पास बोलने की आजादी है। अश्विनी चौबे ने अपनी बात रखी है, लेकिन बिहार की जनता को
नीतीश कुमार का चेहरा पसंद है, बिहार के लोगों की सेवा नीतीश कुमार ने की है, बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट देगी और बिहार चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। हमारे देश के लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मांग किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। अश्विनी चौबे जी ने अपनी बात को कहा है, लेकिन बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। इतने वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार का कायाकल्प किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे न्याय के साथ विकास के एजेंडे को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। नीतीश जी बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव में भी करेंगे और बिहार के लोग निश्चित रूप से फिर एक बार नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे, एनडीए को जिताएंगे। अश्विनी चौबे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? 20 साल के करीब उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बने होंगे, उनके हाथ इतने मजबूत हो गए कि वो केंद्र में जाकर कर सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के हाथ हल्के हो गए तो दूसरे किसी को बैठा दें, उनको दूसरे हाथ की जरूरत क्या पड़ रही है? ऐसे में आरजेडी ने एक बार फिर से चुटकी ली है। और आखिर क्यों बीजेपी इनको रिटायरमेंट देना चाहती है? उसके कई कारण हैं। रिटायरमेंट देना भी चाहती है और उसको सामने भी रखना चाहती है। कुछ ऐसी बातें हैं कि उनके वोट परसेंटेज और आरजेडी का जो वोट परसेंट है उसमें बड़ा समानता है। दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं, दोनों को ओबीसी का वोट मिलता है, दोनों को मुस्लिम वोट मिलता है। हालांकि मुस्लिम वोट अब जेडीयू चिराग पासवान से कट चुका है। चिराग और मांझी के विरोध में भी बवाल जारी है, वो वक्फ कानून को लेकर। बीजेपी ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव की स्थिति साफ नहीं की है। कोई भी ऑफिशियली ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब सीधी सी बात है, जेडीयू तो यही कह रही है कि भैया नीतीश कुमार होंगे और कौन होगा, हमेशा से होता आया है। और नीतीश कुमार ने क्या किया है, उस कुर्सी के चक्कर में ही तो 9-10 बार पलटा उल्टी की है। तो भाई अब क्या होगा? अब अगर कुर्सी नहीं मिली तो उसके बाद क्या वो बड़ा एक्शन ले लेंगे? क्या तेजस्वी कोशिश नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार को वापस अपने साथ साध लिया जाए? क्योंकि हिस्ट्री रही है भाई, तेजस्वी की पार्टी तो ऑलरेडी जूनियर नीतीश को ऑफर दे चुकी है, यानी नीतीश कुमार के बेटे को, कि भैया तुम कुर्सी संभालो, नीतीश कुमार की बस की बात नहीं है। क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे विजुअल्स सामने आते हैं और वो विपक्ष ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार तो अब सक्षम नहीं है कुर्सी संभालने के लिए। क्या लालू नीतीश को पलटवाने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है और उनको सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो बहुत कुछ हो सकता है। नीतीश ने हाल ही में कहा था कि इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी हाल ही की एक बाइट है। लेकिन अब 2025 का ये जो चुनाव है, आते आते कुछ जो महीने बचे हैं, उसमें क्या होगा वो हम और आप नहीं जानते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी याद दिला दिए शाह कि जब शाह ने कह दिया, क्लियर कर दिया, तो कंफ्यूजन क्या है? बीजेपी के नेता के क्या आपस में कोई एकता नहीं है? क्यों अश्विनी चौबे ऐसा बयान दे रहे हैं? नीतीश अचानक कई मंत्रियों के आवास पर पहुंचे, अभी की बात है। रणनीति बनाने के लिए चुनाव के सिलसिले में अचानक अपने मंत्रियों के आवास पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों की मीटिंग होती है। अब मैं आपको कुछ समीकरण बता देती हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और ये मैंने आपको पहले भी बताए थे। आपको पता है, अगर मैं आपको 2020 चुनाव पर ले जाती हूं, 2020 में आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। वोट शेयर कितना था? 23.1%। जेडीयू ने 43 सीट्स जीती, 15.4%, और बीजेपी ने 74 सीट्स जीती, 19.4%। ये इनका वोट शेयर था। आप देख लीजिए लोकसभा जो अभी हुए हैं 2024 में, आरजेडी ने 4 सीटें जीती और वोट शेयर इनका 22.1%। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जेडीयू से, तो 12 सीटें जीतकर 18.5%। यानी यहां से तो क्लियर हो जाता है कि भाई आरजेडी के साथ ज्यादा लोग हैं जेडीयू के मुकाबले। और अगर
जेडीयू और बीजेपी में आपस में कुछ भी होता है तो आरजेडी स्ट्रांग बन के निकलेगी, और क्योंकि कांग्रेस का समर्थन है तो खेला भी कर सकते हैं। अच्छा, खेला कैसे होगा? आपको पता है जो नीतीश रिपीटेड अलाइन शिफ्ट करते रहते हैं तो उनकी इमेज पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी चिराग पासवान की जो एलजेपी की स्प्लिटिंग है, जो उनकी जो स्प्लिट हो जाते हैं वोट, उस पर भी एक बड़ा मामला है। कैबिनेट टेंशन चल रही है। अगर आप नॉन यादव ओबीसी ईबीसी देखते हैं तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा बताया है। अब तेजस्वी यादव को विपक्ष ये कह रहा है कि भाई स्टेबल नेता हैं। आप देखिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की भी एंट्री हो गई है, तो ये वोट कटवा बनेंगे। AIMIM वो वोट कटवा बनेंगे। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर 2-3% भी जेडीयू का वोट छिटक के आरजेडी के पास चल जाता है और इसके पीछे मुस्लिमों का ये विरोध रहा, वक्फ बोर्ड का ये विरोध रहा, तो देखिए ये हो सकता है ये जो 1-2% आरजेडी जो पिक करेगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग पॉसिबल है। 5 से 10 एडिशनल सीट्स आ सकती है आरजेडी को, ये कहना है। और जब ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ मिल जाएंगे तो भैया ये सत्ता में भी आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास समीकरण है, मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी, आबादी, पुअर। तो इस तरीके से 40% जो बिहार के इलेक्टोरेट हैं, जिसमें से यादव ही 14 से 15% हैं, मुस्लिम 17% है। तो ये जो समीकरण है, ये जो डेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इससे बड़ा खेला हो सकता है। मुस्लिम देखिए 17% है बिहार की पॉपुलेशन में, यानी रफली देख लीजिए 20 मिलियन 120 मिलियन में से 2025 का एस्टिमेट है। और अगर आप देखते हैं 2015 में, भाई पहले तो नीतीश कुमार के साथ था ही ना मुस्लिम वोट, वो तो जब उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली तो उनसे छिटक गया, और अभी भी था ही, लेकिन अभी वक्फ के खिलाफ तो और मुस्लिम उनसे नाराज हो गए हैं। तो इसमें साफ ये कहा जा रहा है, अगर मैं आपको एक और आंकड़ा मैंने आपके लिए निकाला था, देखिए नीतीश के पास मुस्लिम सपोर्ट था लेकिन वो छिन गया, और अभी ये बताया जा रहा है कि कैसे आरजेडी की जो मुस्लिम वोटरों में पैंठ है वो बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा भी 10 से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इधर से उधर हो गया तो मैं आपको बताती हूं कि आरजेडी कैसे मेजॉरिटी के ऊपर जा सकती है। अब ये वाला आंकड़ा आप गौर से देखिए, 2020 का वोट शेयर 19.4% बीजेपी का, जेडीयू का 15.4%। अगर आप इसमें 1 से 2% मुस्लिम अगर यूनिफाई हो जाते हैं और ये एनडीए से छिटक जाता है वोट, फिर क्या होगा? 40% जो कि बिहार की वोट है वो आउटकम पे, अगर एनालिस्ट की माने तो एनडीए की टैली कितनी है? 127 2020 की, तो वो छिटक के 110 115 हो सकती है, और आरजेडी 122 के ऊपर जा सकती है। तो ये जो वक्फ के खिलाफ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है, और अगर ऐसे ही बीजेपी के ऐसे सारे बयान आते रहे तो मुश्किल होने वाली है बिहार चुनाव में। फिर पहले शुरुआत की थी आरजेडी के तेजस्वी ने कि नीतीश चाचा का दिमागी संतुलन खो गया है। अब धीरे धीरे बीजेपी वाले भी वही साबित करने में लगे हुए हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार पार्टी तो रहे, पार्टी खत्म ना हो, परंतु वो नीतीश कुमार वो वाले नीतीश कुमार ना हो कि जो तो बीजेपी से सौदाबाजी कर सके। वही दूसरी तरफ कांग्रेस की जो यात्रा चल रही थी पलायन रोको नौकरी दो वाली, उसका आज समापन हुआ। उसमें आज सचिन पायलट भी पहुंचे। रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। उस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया, और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, ये तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है, उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।
देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस NSY, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। की पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में, और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया, हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाएं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नुकसान फायदा हो ना हो, हमारा जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है नौजवानों के प्रति, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, खड़गे साहब कह चुके हैं कि देश में नौजवानों की जो भागीदारी, हिस्सेदारी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। और चुनाव तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सब वर्गों को साथ लेंगे, किसानों को, महिलाओं को, लेकिन विशेष रूप से नौजवानों के साथ आज जो धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वहीं आज पटना में मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्लान भी कन्हैया कुमार और सचिन पायलट ने बना रखा था। सचिन पायलट और कन्हैया कुमार के उसमें यात्रा थी, उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनल भी छोड़े। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही कुछ और कार्यकर्ताओं को कर लिया गया है। अब सक्रियता दिखा रही है कांग्रेस की सक्रियता कहीं ना कहीं आरजेडी को भी नागवारा है और जेडीयू को तो बिल्कुल भी नहीं है, और बीजेपी तो चाहती नहीं है कि कांग्रेस सक्रिय हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं पचा पा रही तो कांग्रेस को कैसे पचाएगी? कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ ना कुछ बोलेगी। अब नया जो सगुफा छोड़ रही है बीजेपी, वो ये छोड़ रही है कि जी कन्हैया कुमार स्वर्ण है और उन्हें आगे ला रही है, जबकि ये ओबीसी की बात करते हैं। कांग्रेस का जवाब है कि हमने दलित प्रदेश अध्यक्ष दे रखा है, तो आप हमसे बोल नहीं सकते। कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। तो इस समय बिहार एक प्रयोगशाला बन चुका राजनीति की। यह प्रयोगशाला कांग्रेस के लिए भी है, यह प्रयोगशाला बीजेपी के लिए भी है, परंतु इसमें बीजेपी नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाकर इस प्रयोगशाला में सफल होना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लगता है कि कांग्रेस उसके वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगा सकती है, परंतु तेजस्वी इस बात से संतुष्ट है कि कांग्रेस और वो साथ में लड़ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नीतीश कुमार वास्तव में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री रहते हैं, या फिर मुखौटा आगे रख के और उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा, परंतु आज राजनीति का अखाड़ा बिहार बना हुआ है और बिहार जयप्रकाश नारायण की भूमि है, और वहीं से चंपारण का सत्याग्रह भी गांधी जी ने शुरू किया था। ये ऐसी भूमि है जो बदलाव की भूमि कही जाती है। बदलाव क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, परंतु इतना तय है कि बिहार की भूमि क्रांतिकारी भूमि है, ये कुछ ना कुछ तो करके मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।